हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। आज मैं आप लोगों को हिंदू लॉ के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराऊंगी। तो चलिए पहले इसके बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इस एक्ट का नाम है हिंदू लॉ 1955 और इसका एक्ट नंबर है 25 ऑफ 1955 और यह लागू हुआ था 18 मई 1955 को। और इसमें कुल चैप्टर हैं 6 और कुल सेक्शन है 30। तो चैप्टर 1 में प्रीमिली है, जिसमें बताया गया है कि इस अधिनियम को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जाएगा। और धारा 2 कहती है अधिनियम का लागू होना, यानी कि यह अधिनियम किस पर लागू होगा, यानी कि जो जन्म से हिंदू हैं या ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, बौद्ध, जैन, सिख, इन सब पर यह अधिनियम लागू होता है। धारा 3 डेफिनेशन की बात करती है, जिसमें कस्टम्स, यूजेज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड, यूटिलाइन ब्लड और प्रेस्क्राइब्ड सापेंट रिलेशनशिप, इनके बारे में बताया गया है। चैप्टर 2 में है सेक्शन 5, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बताया गया है कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज, यानी कि हिंदू विवाह के लिए महत्वपूर्ण शर्तें क्या क्या हैं वो इसमें बताई गई हैं। और उसके बाद सेक्शन 13 वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें डाइवोर्स के बारे में बताया गया है। सेक्शन 11 वॉइड मैरिज से और सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज से संबंधित है। और इसकी धारा 17 में बताया गया है पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी, यानी कि द्विविवाह के लिए दंड क्या क्या मिलेंगे। इसके सेक्शन 28 में अपील्स फ्रॉम डिग्री एंड ऑर्डर्स, यानी डिग्री और आदेशों के अपीलों के बारे में प्रावधान किया गया है। चलिए अब इसके हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आ एवं बा के मध्य विवाह विच्छेद की डिग्री पास हो गई। आ इस डिग्री के 6 माह के अंदर सास से दूसरा विवाह करता है। यह विवाह क्या होगा, शून्य करनी है, अवैध, शून्य या विधि मान्य है। तो इसका सही आंसर होगा डी, विधि मान्य है, क्योंकि उनके बीच तलाक हो गया है। तो तलाक के बाद दोनों स्वतंत्र हैं विवाह करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पति पत्नी पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हेतु विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत कर सकते हैं। तो वे कर सकते हैं धारा 13B के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह में वर और वधू मात्र 2.5 फेरे पवित्र अग्नि के समक्ष लेते हैं। यह विवाह क्या होगा, वैध होगा, शून्य होगा, अवैध होगा या अवैध होगा। तो यह विवाह होगा अवैध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 वर्ष का एक वर 15 वर्ष की वधू से विवाह करता है। हिंदू विधि में यह विवाह क्या है, शून्य है, शून्य करणीय है, वैध किंतु दंडनीय है या अवैध है। इसका सही आंसर है सी, वैध किंतु दंडनीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अधित्याग के आधार पर न्यायिक पृथक्करण के आवेदन हेतु न्यूनतम कितना समय है, 3 साल, 5 साल, 2 साल या 7 साल। तो इसका सही आंसर है सी, 2 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सापिंड नातेदारी लागू होती है माँ की तरफ से 4 पीढ़ी तक, माँ की तरफ से 5 पीढ़ी तक और माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक। तो इसका सही आंसर है माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक। और यही अगर पिता की तरफ से देखेंगे हम लोग सापिंड नातेदारी को, तो वह पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तक लागू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिकता अधिनियम की किस धारा में अधिनियम निम्नलिखित में जांची गई थी। तो किस में जांची गई थी, सरोज रानी बनाम सुदर्शन AIR 1984। यानी कि इस केस में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9, यानी कि जो जुडिशियल सेपरेशन से संबंधित है, उसकी संवैधानिकता जांची गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बाद में यह निर्धारित किया गया कि दाम्पत्य अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 का उल्लंघन नहीं करते। तो यह निर्धारित किया गया था सरोज बनाम सुदर्शन के केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न कथनों में असत्य कथन है। ए, शून्य विवाह प्रारंभतः शून्य होता है। बी, शून्य विवाह की पत्नी पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। सी, शून्य विवाह से उत्पन्न संतान अधर्मज होती हैं। और डी, शून्य विवाह से उत्पन्न संतान पिता की संपत्ति में हक की मांग कर सकती हैं। तो इसका सही आंसर है सी, शून्य विवाह से उत्पन्न संतान अधर्मज होती हैं। यानी कि ये गलत है, क्योंकि जो शून्य विवाह से संतान उत्पन्न होती हैं वे हमेशा धर्मज होती हैं, यानी कि लेजिमेट होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। ए, शून्य विवाह जब तक न्यायालय शून्य एवं अकृत घोषित ना कर दे तब तक वैध बना रहता है। बी, शून्य विवाह मान्य लेकिन दंडनीय है। सी, आवश्यकों के बीच संपन्न विवाह कानून की दृष्टि से अवैध एवं दंडनीय है। और डी, उपयुक्त सभी, यानी कि डी इसके सभी असत्य हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न कथनों में असत्य कथन है। शून्यकर्णीय विवाह वैध विवाह है जब तक पक्षकारों में से कोई विखंडित ना करा दे। शून्यकर्णीय विवाह के संतान धर्मज होते हैं। शून्यकर्णीय विवाह के संतान संयुक्त परिवार की संपत्ति में स्वत्व प्राप्त करने के हकदार होते हैं। शून्यकर्णीय विवाह की पत्नी पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो उसका सही आंसर है सी। शून्यकर्णीय विवाह के संतान संयुक्त परिवार की संपत्ति में स्वत्व प्राप्त करने के हकदार होते हैं। तो जो संतान होती है शून्यकर्णीय विवाह से उत्पन्न, वह संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सा नहीं ले सकती, वह सिर्फ अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा ले सकती है। तो इसका सही आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न कथनों में सत्य कथन है। द्विविवाह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 एवं 495 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। बी, प्रतिशुद्ध नातेदारी के बीच विवाह शून्य एवं विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत दंडनीय है। सी, विवाह के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाए जाने पर रजिस्ट्रेशन ना कराए जाने का प्रभाव विवाह की वैधता पर नहीं पड़ता है। डी, उपयुक्त सभी, यानी कि इसके सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सही सुमेलित युग में नहीं है। शून्य विवाह धारा 11 में दिया गया है। शून्यकर्णीय विवाह धारा 12 में दिया गया है। विवाह का राष्ट्रीयकरण पारस्परिक सहमति से, तो वो दिया गया है धारा 8 में। और पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद धारा 13 का इसमें दिया गया है, पर वो धारा 13 बी में दिया गया है, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद। तो इसका ये डी ही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सत्य विकल्प बताइए। एक पुरुष का की पत्नी खा जीवित है, का तथा खा के बीच विधिमान विवाह हुआ था, का एक अन्य स्त्री गा से विवाह संपन्न कराने वाला है, खा को क्या उपचार उपलब्ध है, यानी कि वह हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत शाश्वत व्याधि हेतु बाद ला सकती है। बी, विशिष्ट अनुचित अधिनियम के अंतर्गत निषेधाज्ञा का बाद ला सकती है, या विवाह को शून्य घोषित कराने हेतु बाद ला सकती है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त एवं बी, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत शाश्वत व्याधि हेतु बाद ला सकती है और विशिष्ट अनुचित अधिनियम के अंतर्गत निषेधाज्ञा का बाद ला सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापना की डिक्री पारित होने पर डिक्री का निष्पादन की प्रक्रिया दी गई है, वो किस में दी गई है? सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21, नियम 32 एवं 33 में दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पति के विरुद्ध पारित दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिक्री के निष्पादन न्यायालय क्या आदेश पारित कर सकेगा? सिविल कारागार में निरुद्ध कर सकेगा या कुर्की कर सकेगा, यानी कि इसके दोनों ही सही हैं। यानी कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिक्री के निष्पादन में जो न्यायालय है वह पति को सिविल कारागार में निरुद्ध कर सकता है या कुर्की का आदेश दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दाम्पत्य अधिकारों के स्थापना हेतु आवेदन कौन दाखिल कर सकता है? केवल पति, केवल पत्नी, पत्नी जो युक्तियुक्त कारण के बिना पति के साथ रहना छोड़ दी है। नंबर डी, पति या पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध जब प्रत्युत्तरदाता या प्रत्युत्तरदात्री ने युक्त प्रति हेतु के बिना साथ रहना छोड़ दिया हो, यानी कि इसका डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न कथनों में असत्य कथन है। ए, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित होने के बाद पति का पत्नी के साथ सहवास करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। नंबर बी, न्यायिक अधिकरण पृथक्करण में विवाह संबंध स्थगित रहता है। सी, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पक्षकारों के सहवास द्वारा समाप्त हो जाती है। या डी, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित होने के पश्चात पक्षकार विवाह करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इसका ये डी ही गलत है, क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन में विवाह खत्म नहीं होता है, विवाह समाप्त नहीं होता है, इसलिए वह दूसरे से विवाह नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आदित्याग के आधार पर न्यायिक पृथक्करण के आवेदन हेतु न्यूनतम कितना समय है? 3 साल, 5 साल, 2 साल या 7 साल? तो इसका सही आंसर है सी, 2 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। न्यायिक पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद का आधार एक समान हो गए हैं। ए, विवाह विधि अधिनियम 1955 के द्वारा। बी, विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। या सी, विवाह विधि अधिनियम 1956 के द्वारा। या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 संबंधित है, किससे संबंधित है? विवाह विच्छेद से, न्यायिक पृथक्करण से, दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापना से या सप्तपदी से। तो इसका सही आंसर है ए, विवाह विच्छेद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
विवाह विच्छेद तलाक से संबंधित उपबंध है तो वो किस में दिए गए? धारा 10 में, धारा 11 में, धारा 13 में या धारा 15 में? तो वो दिए गए हैं धारा 10 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हिंदू को विवाह विच्छेद के अंतर्गत पत्नी को विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने के लिए कुल कितने अतिरिक्त आधार दिए गए हैं? तो वो पत्नी को 4 अतिरिक्त आधार दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। न्याय पृथक्करण का प्रभाव क्या होता है? पति पत्नी पृथक पृथक रहने के लिए स्वतंत्र होते हैं, पक्षकारों को आपस में सहवास करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, या निर्वाह धन प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित होने के 1 वर्ष तक सहवास नहीं होता है तो आधार उत्पन्न हो जाएगा किसका? तलाक का, न्यायिक पृथक्करण का, दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापना का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, तलाक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 हिजड़ों के बीच किया गया विवाह होता है, क्या होता है? शून्य, शून्यकर्णीय, अवैध या वैध? तो वह होता है शून्यकर्णीय। तो इसका सही आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत तलाक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध आधार नहीं है? नंबर 1 मानसिक क्रूरता, नंबर बी दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक आश्रम में प्रवेश करने के लिए संसार का परित्याग कर चुका है, नंबर सी अभित्यजन, और नंबर डी दूसरे पक्षकार के बारे में 5 वर्ष में उन लोगों के द्वारा जिन्होंने दूसरे पक्षकार के बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वतः सुना होता, नहीं सुना गया है कि वह जीवित है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि 5 वर्ष में उन लोगों ने जो उस पक्षकार को जानते थे उसके बारे में सुना होता तो उन्होंने नहीं सुना है, तो वह धारा 13 के अंतर्गत तलाक का आधार बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का उपबंध हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आरंभ से ही था। बी पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया है। या सी पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का उपबंध हिंदू विधि के अधिनियम 13 का में है। या डी पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का प्रार्थना पत्र विवाह के 1 वर्ष के भीतर अवश्य दिया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मामला अभित्यजन से संबंधित है? सुशीला बनाम नानावती, बी राघवन बनाम पार्वती, लक्ष्मण बनाम मीना, और बिपिन चंद्र बनाम बसंता। तो इसका सही आंसर है सी लक्ष्मण बनाम मीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन वाद क्रूरता से संबंधित है? तो क्रूरता से कौन सा वाद संबंधित है? श्रीमती आलोक डे बनाम मृणाल कांति डे, PL सान्याल बनाम सरला रानी, या दास्ताना बनाम दास्ताना, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बी PL सान्याल बनाम सरला रानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अन्वयिक अवित्याग से संबंधित वाद है। ए दास्तान बनाम दास्ताना, बी ज्योति चंद्र बनाम मीना, सी PL सान्याल बनाम सरला रानी, डी महेंद्र बनाम सुशीला। तो इसका सही आंसर है बी ज्योति चंद्र बनाम मीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 खा संबंधित है, किससे संबंधित है? पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद, न्यायिक पृथक्करण से, या शून्य विवाह से। तो अधिनियम की धारा 13 भी संबंधित है पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोई भी गुलाब कांटों के बिना नहीं है, परंतु अपने हाथ में जो है उसमें यदि कांटे ही हैं और गुलाब नहीं है तो उसे फेंकना ही उचित है। इस कथन का संबंध है, किससे संबंधित है ये? न्यायिक पृथक्करण से, पारस्परिक सहमति पर विवाह विच्छेद से, तलाक से, या दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापन से। तो इसका सही आंसर है सी तलाक से। दोस्तों ये आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और इसके आगे के कुछ और महत्वपूर्ण MCQ में पार्ट 2 में करवाऊँगी। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।